दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द माउस एंड द बुल। क्या मतलब हुआ? माउस मतलब चूहा और बुल का मतलब होता है बैल या फिर सांड। द माउस एंड द बुल मतलब कि चूहा और सांड। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बिग बुल इन अ विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी जगह पर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ बिग बुल इन ए विलेज। एक गांव में एक बड़ा सांड रहता था। द विलेज वॉज सिचुएटेड नियर आ लेक। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, और जहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द विलेज वॉज सिचुएटेड नियर आ लेक। जो गाँव था वो एक झील के पास स्थित था। सिचुएटेड मतलब स्थित होना। वन डे एक दिन, व्हेन द बुल फेल्ट थर्स्टी ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द लेक। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब एक दिन, व्हेन द बुल फेल्ट थर्स्टी। और दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। फील थर्स्टी का मतलब होता है प्यास लगना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट थर्स्टी मतलब एक दिन जब सांड को प्यास लगी। ही स्टार्टेड वॉकिंग, वो चलने लगा, टूवर्ड्स द लेक, और टूवर्ड्स मतलब की, और वो झील की तरफ चलने लगा। चलिए आगे देखिए। देयर वॉज अ टाइनी माउस लिविंग इन द सेम विलेज। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ए टाइनी माउस लिविंग इन द सेम विलेज। टाइनी मतलब छोटा, और उसी गांव में एक छोटा चूहा रह रहा था। द माउस वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द लेक एंड बास्किंग इन द सन। क्या मतलब हुआ? द माउस वॉज सिटिंग, और सिट मतलब, और ये दोस्तों वाक्य जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। द माउस वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द लेक। जो चूहा था वो झील की तरफ बैठा हुआ था। एंड बास्किंग इन द सन, और वो धूप सेक रहा था। और दोस्तों, बास का मतलब होता है धूप सेकना, एंड बास्किंग इन द सन, और वो धूप सेक रहा था। द बुल हु वॉज गोइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक स्टैब्ड ऑन द टेल ऑफ द माउस। क्या मतलब हुआ? द बुल जो वो सांड था, हु वॉज गोइंग टू ड्रिंक वाटर, जो पानी पीने जा रहा था। और दोस्तों, ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है। द बुल हु वॉज गोइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक मतलब जो बुल था, सांड था, जो पानी पीने जा रहा था फ्रॉम द लेक, झील से। स्टैब्ड ऑन द टेल, स्टैब का मतलब होता है कदम रखना। स्टैब्ड ऑन द टेल ऑफ द माउस, उसने चूहे की पूंछ पर कदम रख दिया, पैर रख दिया। द माउस स्क्वीक्ड इन पेन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, स्क्वीक का मतलब होता है चिल्लाना या फिर चूं चूं की आवाज़ करना। ये जो माउस था, चूहा था, वो चिल्लाया। इन पेन मतलब वो दर्द में चिल्लाया। ही लुक्ड एट हिज टेल, उसने अपनी पूंछ को देखा। इट वॉज कम्प्लीटली क्रश्ड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, क्रश का मतलब होता है कुचल जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। इट वॉज कम्प्लीटली क्रश्ड मतलब वो पूरी तरह से कुचल चुकी थी।
दिस फुलिश बुल हैज़ क्रश्ड माई टेल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और ये क्रश की थर्ड फॉर्म है क्रश्ड। और जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दिस फुलिश बुल हैज़ क्रश्ड माई टेल, मतलब इस मूर्ख सांड ने मेरी पूंछ को कुचल दिया है। आई विल बाइट हिज बुल, आई विल बाइट दिस बुल टू डेथ। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों एपेस्ट्रॉफी एस के बाद, एपेस्ट्रॉफी के बाद जब डबल एल आता है उसको विल पढ़ा जाता है और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। आई विल बाइट दिस बुल टू डेथ। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि मैं इस सांड को काट काट कर मार डालूंगा। द माउस सैड टू हिमसेल्फ, मतलब जो माउस ने, जो चूहा था, उसने मन मन में इस बात को कहा। एंड जम्प्ड ऑन द बुल्स बैक, और वो जो बुल का मतलब जो सांड की जो पीठ थी वो उस पर कूद गया। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और वो उसको काटने लगा। विद हिज शार्प टीथ, अपने नुकीले अपने तेज दांतों से उसे वो काटने लगा। चलिए आगे देखिए। द बुल डिड नॉट फील एनी पेन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है और जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट है बुल, उसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। द बुल डिड नॉट फील एनी पेन, जो बुल था, सांड था, उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ही वॉज रादर अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लिटिल माउस ऑन हिज बैक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रादर का मतलब होता है की बजाय। ही वॉज रादर अनअवेयर, और दोस्तों अनअवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ के बारे में पता ना होना, अवगत ना होना, और ये एक एडजेक्टिव है। ही वॉज रादर अनअवेयर मतलब कि वो जो था अनअवेयर था, मतलब उसे इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी, उसे इस बारे में पता नहीं था। ऑफ द प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, ऑफ अ लिटिल माउस एक छोटे चूहे की, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से देख लेते हैं। ही द बुल डिड नॉट फील एनी पेन, जो बुल था, सांड था, उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ही वॉज रादर अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए लिटिल माउस ऑन हिज बैक, और वो अपनी पीठ पर किसी भी छोटे चूहे की उपस्थिति से वो अवगत नहीं था, मतलब उसे इस बारे में नहीं पता था। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद। द माउस वॉज टायर्ड ऑफ बाइटिंग द बुल। क्या मतलब हुआ? कुछ समय के बाद द माउस वॉज टायर्ड, जो चूहा था वो थक गया, ऑफ बाइटिंग द बुल, वो सांड को काटते काटते उसको वो थक गया। सीइंग नो रिएक्शन ही jumped off the bull's back and stood before him blocking his way। क्या मतलब हुआ? सीइंग नो रिएक्शन, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, सीइंग नो रिएक्शन कोई भी प्रतिक्रिया ना देखते हुए, ही जम्प्ड ऑफ वो कूद गया, ऑफ द बुल्स बैक वो सांड की पीठ से मतलब कूद गया। एंड स्टूड और खड़ा हो गया, बिफोर हिम, बिफोर का मतलब पहले और यहाँ इसका मतलब है सामने, बिफोर का मतलब सामने भी होता है। एंड स्टूड बिफोर हिम और उसके सामने खड़ा हो गया। ब्लॉकिंग हिज वे उसके रास्ते को रोकते हुए। चलिए आगे देखिए। द बुल लुक्ड एट द माउस एंड आस्क्ड, जो सांड था द बुल लुक्ड एट द माउस उसने चूहे को देखा, एंड आस्क्ड और पूछा, वाई डू यू ब्लॉक माई वे। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसके अंदर एक इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है। वाई मतलब क्यों, और ये हेल्पिंग वर्ब है। वाई डू यू ब्लॉक माई वे, उसने क्या कहा कि आप मेरा रास्ता क्यों रोकते हो। गेट आउट ऑफ माई पाथ मतलब मेरे मार्ग से, मेरे रास्ते से हट जाओ। अदरवाइज वरना, यू विल बी क्रश्ड वरना आप कुचल दिए जाओगे। चलिए आगे देखिए। यू हैव ऑलरेडी डन इट, दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रो के एफ के बाद वी का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है हैव,
और ऑलरेडी मतलब पहले ही, और ये थर्ड फॉर्म है। तो हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यू हैव ऑलरेडी डन इट, आप ये पहले ही कर चुके हो। सेड द माउस एंग्रीली, और दोस्तों एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से में, गुस्से से, और ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। इस तरह के शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं। तो एंग्रीली का मतलब हो गया गुस्से से। सेड द माउस एंग्रीली, चूहे ने गुस्से से कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? जब उसने कहा कि मेरे मार्ग से हट जाओ वरना आप कुचल दिए जाओगे, तो उसने क्या कहा? यू हैव ऑलरेडी डन इट, सेड द माउस एंग्रीली, मतलब चूहे ने गुस्से में कहा आप ये पहले ही कर चुके हो। ही शोड हिज टेल टू द बुल एंड सेड, और दोस्तों SHOW शो का मतलब होता है दिखाना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ही शोड हिज टेल। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही शोड हिज टेल टू द बुल एंड सेड, मतलब उसने अपनी पूंछ सांड को दिखाई और कहा आई बिट यू ऑल ओवर योर बैक। उसने क्या कहा कि आई बिट यू ऑल ओवर योर बैक, मतलब मैंने आपकी पूरी पीठ पर काटा। डिडंट यू फील एनी पेन, क्या आपको कोई दर्द महसूस नहीं हुआ? चलिए आगे देखिए। द बुल वॉज सरप्राइज्ड टू लिसन टू दिस, क्या मतलब हुआ? जो बुल था, जो सांड था, वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान था, टू लिसन टू दिस, इस बात को सुनकर जो सांड था वो बहुत हैरान था। ही लाफ्ड, वह हंसा, एंड रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया डिड आई रियली स्टैम्प ऑन योर टेल एंड डिड यू रियली बाइट मी ऑल ओवर माई बॉडी, क्या मतलब हुआ? दोस्तों आप इस वाक्य को देख सकते हैं, यहाँ पर इस वाक्य की शुरुआत डिड से की गई है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और जब आप कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पहले डिड लिखना है, और डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बना सकते हैं। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि आप वाक्य को इंट्रोगेटिव में बनाना चाहते हैं तो आपको डिड का प्रयोग करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही लाफ्ड एंड रिप्लाइड, मतलब वो हंसा और उसने जवाब दिया। डिड आई रियली स्टैम्प ऑन योर टेल, मतलब क्या मतलब कि मैं आपकी पूंछ के ऊपर चढ़ गया, क्या मैंने आपकी पूंछ को दबाया? एंड डिड यू रियली बाइट मी ऑल ओवर माई बॉडी, और क्या आपने वास्तव में मेरे पूरे शरीर पर काटा? आई नेवर रियलाइज्ड बोथ, और रियलाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना। आई नेवर रियलाइज्ड बोथ, मैंने दोनों ही चीज़ों को महसूस नहीं किया, कभी नहीं किया। हाउएवर, हालांकि, आई एम सॉरी, मुझे दुख है। इफ़ इट रियली हैपन्ड, यदि ऐसा वास्तव में हुआ है। चलिए आगे देखिए। द माउस वॉज लेफ्ट स्पीचलेस, क्या मतलब हुआ? दोस्तों जो ये वर्ड है स्पीचलेस, ये एक एडजेक्टिव है, और स्पीचलेस का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब आपके पास बोलने के लिए कोई भी शब्द ना हो, जिसे हिंदी में कहा जाता है अवाक रह जाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द माउस वॉज लेफ्ट स्पीचलेस टू हियर द बुल्स आंसर, जो चूहा था वो इस सांड के जवाब को सुनकर अवाक रह गया। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन में सोचा दैट कि इट वॉज क्वाइट यूजलेस टू आर्ग्यू विद दैट थिक स्किन्ड एनिमल। दोस्तों थिक मतलब मोटा, थिक स्किन्ड एनिमल मतलब मोटी चमड़ी का जानवर। तो उसने अपने मन में सोचा कि इट वॉज क्वाइट यूजलेस, मतलब ये बिल्कुल बेकार है। टू आर्ग्यू, बहस करना, विद दैट थिक स्किन्ड एनिमल, तो उसने क्या सोचा कि एक मोटी चमड़ी वाले जानवर से बहस करना बिल्कुल ही बेकार है। यूजलेस मतलब बिल्कुल ही बेकार बात है। द माउस फेल्ट वेरी मच डिसगस्टेड, जो चूहा था उसे बहुत ही बुरा लगा, उसे बहुत ही ख़राब लगा। एंड वेंट टू हिज होम क्राइंग इन पेन, और वो और वो अपने घर चला गया क्राइंग इन पेन, दर्द में चिल्लाता हुआ। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है? इट्स नो यूज़ आर्गुइंग विद आ स्टूपिड पर्सन, क्या मतलब? इट्स नो यूज़ आर्गुइंग विद आ स्टूपिड पर्सन, मतलब किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। चलिए
तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की और साथ में ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझाने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।